हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लास। फ्रेंड्स, जो 9th का सिलेबस था हमारा NCERT बेस चल रहा है, उसमें जो सबसे पहले हमने पोर्शन लिया है बायो का। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके जो है 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सिलेबस है 9th का वो हमें कौन कौन से चैप्टर इसमें कवर करने हैं। फिर उसके बाद में सेल्स के बारे में चल रही थी, हमारी 4 पार्ट हो चुके थे। इसमें नेक्स्ट अगला जो 5वां पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे जो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, उसका जो नाम है वो आपका पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इसका निकनेम से आप याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगले किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको आप सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका और कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। ये सेल्स के अंदर पाया जाता है, एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। जिस तरीके से हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, प्लास्टिड पढ़ा था, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्स में पाया जाता है, सेल्स के अंदर पाया जाता है, और इसको सूत्रकणिका और कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह जो है किसे कहते हैं, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है माइटोस एंड कॉन्ड्रियोन, यानी कि 2 वर्ड से मिलकर बना है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला वर्ड है आपका ग्रीक वर्ड माइटोस एंड दूसरा है आपका कॉन्ड्रियोन। ठीक है, तो जो माइटोस का मतलब होता है थ्रेड या फिर तंतु, कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रेन्यूल यानी कि कण। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका में तंतु लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ग्रेन्यूल यानी कि कण के जैसा भी ये समान प्रतीत होती है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका डिस्कवरी, यानी कि खोज, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या सूत्रकणिका या फिर कॉन्ड्रियोसोम, तो इसकी खोज या डिस्कवरी किसने की थी, तो ये आपको याद रखना है कि जो कॉलिकर एक साइंटिस्ट थे, कॉलिकर ने 1880 में, यानी कि 1880 में कॉलिकर ने कीटों की जो रेखित पेशियां होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, तो उन्होंने जो है डिस्कवरी की। उसके बाद में अल्टमान एक साइंटिस्ट हैं, वो आते हैं और वो 1890 यानी कि 1890 में बायोप्लास्ट नाम देते हैं, यानी कि खोज कर रहे हैं कॉलिकर, और जो नाम बायोप्लास्ट दिया है वो किसने दिया है, अल्टमान ने। अगला है बेंडा, एक साइंटिस्ट थे बेंडा, और 1897 में ये आए और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया बोला। यानी कि यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने की थी, तो कॉलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने बोला है, अल्टमान ने बोला है। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो वो बेंडा ने दिया था। ये तीनों ही पॉइंट जो है याद रखने के इंपॉर्टेंट हैं सभी पॉइंट्स। अगला है आपका कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जितने भी और सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इसलिए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अगला है कोशिका का विद्युत गृह, यानी कि पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये बात आपको याद रखनी है। कोशिका का विद्युत गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है। सभी लोग मुझे कमेंट में ATP की फुल फॉर्म बताएंगे कि ATP की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, ATP की का पूरा नाम बताएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसमें आपका बाहर वाली जो लेयर है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला है आपका अंदर जो वाली जो लेयर है उसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपकी उंगली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, तो उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगलियों के समान जो स्ट्रक्चर संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो आपकी क्रिस्टी कहलाती हैं। क्रिस्टी याद रखना है, क्रिस्टी ये कहलाती हैं। अगला है आपका जो अंदर आपके राइबोसोम्स पड़े होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, बीच में एक द्रव होता है जिसको मैट्रिक्स बोला है, कहीं कहीं पर ग्रेन्यूल यानी कि कण है,
और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना एक डीएनए होता है। ये बात याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना एक डीएनए प्रेजेंट होता है। ये F1 पार्टिकल्स हैं जो क्रिस्टी पर लगे हुए हैं। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EPR। जहाँ पर EPR लिखा होगा वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन है कि डिस्कवरी, यानी कि सबसे पहले आपको यही बात याद रखनी है कि इसकी डिस्कवरी यानी कि इसकी खोज किसने की थी। तो KR पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। ये लिपोप्रोटीन की दोहरी इकाई झिल्ली से बनी होती हैं। ये केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन तक फैली होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर हम बात करें तो अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है वो आपके 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि EPR आपके 2 टाइप्स हैं। पहली है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को हम ग्रेन्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से। आपको यहाँ पर देखिए, ये बीच में आपका न्यूक्लियस है, यानी कि सेल के अंदर की बात हो रही है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिखाया गया है और न्यूक्लियस से यहाँ पर ये लगी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको 2 तरीके की दिखाई दे रही होंगी। एक पर ग्रेन्यूल्स यानी कि कण दिखाई दे रहे हैं और एक पर एकदम स्मूथ हैं, सपाट हैं, इन पर कोई भी ग्रेन्यूल्स कण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 टाइप्स की हैं, स्मूथ है और रफ यानी कि कणिकामय है। इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इस वाले पर, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी राइबोसोम लगे हुए नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनका फंक्शन है ग्लाइकोजन संग्रह में मदद करते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। अगला है आपका जो रफ है, इसमें देखिए ये राइबोसोम लगे हुए हैं इसमें, तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करने में ये भाग लेती हैं। तो ये इस तरीके से जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर था। बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, आपका सिस्टर्नी एंड राइबोसोम जो है वो लगे हुए हैं। तो जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आज हमने जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया है और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर किया है। तो ये हमारा जो वीडियो थी वो आपकी 5th वीडियो होगी, यानी कि पार्ट 5th होगा। इसके अंदर हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं, प्लास्टिड पढ़ चुके हैं, सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स हमने पढ़ ली है और आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है। आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको सेल्स के और सेल्स की जितने भी कोशिकांग हैं उनके बारे में जो है आपको बताती चलूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।